हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे क्वार्क्स के बारे में कि ये क्वार्क्स क्या होते हैं। तो क्वार्क्स को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन ये किससे बना होता है? क्वार्क से बना होता है। क्वार्क से दो अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से बना होता है। दो अप क्वार्क से बना होता है और एक डाउन क्वार्क से। और ये जो न्यूट्रॉन है ये भी किससे बना होता है? क्वार्क से बना होता है। ये भी दो डाउन क्वार्क से बना होता है और एक अप क्वार्क से बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वार्क के बारे में। लेकिन क्वार्क को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि मैटर क्या है। हम मैटर किसको कहते हैं? व्हाट इज मैटर। उसके बाद हमको ये समझना होगा कि एटम क्या है। उसके बाद हमको ये जानना होगा कि व्हाट इज इनसाइड द एटम। उसके बाद हम जानेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो अब हम समझते हैं मैटर के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, या किसी ना किसी मटेरियल से बना है। लिविंग और नॉन लिविंग, या किसी ना किसी मटेरियल से बना है। उस मटेरियल को अपन और साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं? मैटर। उस मटेरियल को अपन और साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको हिंदी में हम पदार्थ कहते हैं। मतलब कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, आपका फोन हो गया, कैमरा हो गया, लैपटॉप, बाइक, कार, जितने भी वस्तु आपको दिख रही है आसपास में, सब क्या है? मैटर है। क्योंकि हर एक वस्तु किसी न किसी मटेरियल से तो बना है ना दोस्तों। किसी न किसी मटेरियल से बना है, मटेरियल से बना है। उस मटेरियल को अपन और साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं? मैटर। सो अब एक क्वेश्चन अराइज होगा मन में कि यार फिर ये मैटर किससे बना है? जब सब कुछ को हम मैटर कहते हैं तो फिर ये मैटर किससे बना है दोस्तों? सो मैटर बना है एटम से। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें ना दोस्तों, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से मैटर, मैटर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जिसके पास मास हो, जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। जिसके पास मास हो और जो क्या ऑक्यूपाई करे दोस्तों? स्पेस। उसको हम क्या बोलते थे? मैटर। उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर। मान लो कि अभी तुम्हारे पास, जैसे कि तुम मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल के पास क्या है? मास है। कुछ वजन तो होगा ना मोबाइल का, 150 ग्राम, जो भी वजन हो। लेकिन ये कुछ स्पेस भी तो छेक रहा है ना। मोबाइल कुछ जगह तो छेक रहा है। सो हर एक मैटर के पास क्या होता है? जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से। लेकिन अगर हम एटम की बात करें, पहले ये समझो कि मैटर किससे बना है? एटम से बना है। अगर हम किसी भी मैटर को जूम करें, कोई भी मैटर हो, मतलब दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, अगर उसको हम जूम करें तो कुछ ना कुछ तो ऐसा जो पार्टिकल है जो इंडिविजुअल है। कोई ना कोई पार्टिकल है ना जो इंडिविजुअल है। सो पहले एटम को इंडिविजुअल पार्टिकल माना जाता था। क्योंकि अगर हम किसी पार्टिकल को जूम करें ना, सपोज कर लो कि हम मोबाइल को जूम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है, और हम इसको जूम करें तो क्या मिलेगा? मान लो कि तुमको मिल गया ग्लास, मोबाइल का ग्लास मिल गया, ठीक है, टच स्क्रीन वाला ग्लास मिल गया, और उसको जूम करें तो क्या मिलेगा? और उसको हम जूम करते जा रहे हैं दोस्तों, तो आखिरी में जो मिलेगा वो एटम मिलेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल एटम। लेकिन ऐसा पहले माना जाता था, लेकिन अभी बहुत कुछ डिस्कवर हो चुका है कि एटम के अंदर भी, एटम इंडिविजुअल नहीं है, एटम के अंदर भी है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन भी इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर भी, प्रोटॉन भी क्वार्क से बने होते हैं। सो अभी क्वार्क, क्वार्क की बातें हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं कि जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको क्या बोलते हैं? मैटर। लेकिन अगर हम आपसे पूछे क्या फोटोन मैटर है? फोटोन, फोटोन ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास नहीं है, मासलेस है। मासलेस है, मासलेस। अगर हम बात करें वेव, जैसे कि लाइट, सच एज लाइट, लाइट एक वेव ही है ना। जो आपके कमरे में लाइट आ रही है, और जो सन से जो लाइट आती है कैसे आती है? वेव के फॉर्म में ना। तो उसके पास तो मास नहीं है, ये तो मासलेस है। क्या ये मैटर है? नहीं है दोस्तों। फोटोन और वेव मैटर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम समझते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर हम टाइप्स ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर के बहुत टाइप्स है, एंटी मैटर, डार्क मैटर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं कि मैटर हमको कैसा कैसा दिखता है। अगर हम देखें तो मेरा जो फोन है वो कैसा है? सॉलिड है। अगर इसको हम कंप्रेस करें तो नहीं, मतलब उसको अगर हम कंप्रेस करें नहीं कंप्रेस होगा, दबाए नहीं दबेगा।
और हम अपने फोन को दबाएं दोस्तों तो नहीं दबेगा। सो हमारा फोन क्या है, सॉलिड है, क्योंकि फोन के अंदर जो एटम है ना वो एक दूसरे के आसपास में, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये सॉलिड है, क्योंकि इसके अंदर जो एटम है ना वो मतलब बहुत क्लोज है एक दूसरे से। सो इसको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सो ये स्टेट कैसा हो गया, सॉलिड स्टेट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है लिक्विड स्टेट, जैसे कि पानी हो गया। अगर पानी को हम कंप्रेस करें तो क्या हम पानी को कंप्रेस करते हैं, जैसे कि किसी कंटेनर में वाटर रखा, अगर हम उसको ऊपर से प्रेस करें हैंड से तो क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, ऊपर आएगा। मतलब वाटर क्या होता है, फ्लो हो जाता है, वाटर में पानी क्या होता है, फ्लो होता है। तो ये कैसा स्टेट है दोस्तों, ये लिक्विड स्टेट है। और लिक्विड स्टेट में पार्टिकल जो होते हैं ना, मैटर सॉरी मतलब कि एटम जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं। और जो गैसियस स्टेट है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, गैस दिख रहा है। तो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं, एटम जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। गैसेस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे सिलेंडर में जो हम गैस रखते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर है, उसमें कैसा गैस होता है, कंप्रेस्ड गैस होता है, लेकिन लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। सो ठीक है दोस्तों, सो यहां तक समझ में आया। अब हम समझते हैं ये चौथा जो ये स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है। प्लाज्मा स्टेट कहाँ पे मिलता है दोस्तों, जैसे भी हमारा जो सन हो गया, सन का जो स्टेट है ना वो दोस्तों वो प्लाज्मा स्टेट है। सन जो है वो प्लाज्मा स्टेट है, क्योंकि इसमें जो गैसियस आयन है ना, मतलब ये सन जो बने होते हैं वो गैसियस आयन से बने होते हैं। अब यहाँ पे हम स्टेट्स ऑफ मैटर देख लेते हैं। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है सॉलिड क्या होता है, लिक्विड पता, लिक्विड समझ में आ गया, गैस समझ में आया, प्लाज्मा भी समझ में आया कि जितने भी सोलर सिस्टम है, मतलब कि ये जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग मतलब ये जो बिजली गिरती है वो कैसा है, मतलब वो जो बिजली दिखती है हमको वो कैसा है, किस स्टेट में होता है, प्लाज्मा स्टेट में होता है दोस्तों। बोस, अब ये देखो पांचवा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट उसको बोलते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें ना, मतलब उस मटेरियल को, मैटर की उस अवस्था को बोलते हैं जहां पर टेम्परेचर कितना हो, क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, टेम्परेचर बहुत क्लोज हो एब्सोल्यूट जीरो के। अगर हम ग्राफ बनाए टेम्परेचर का दोस्तों तो 0 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे नहीं होता टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता था। अब ये देखो, ये कितना था, मतलब टेम्परेचर -2 -273.15 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब उस मतलब इतना ठंडा हो। सो इसका एग्जांपल क्या होगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का एग्जांपल दोस्तों, कोल्ड लिक्विड हीलियम, कोल्ड लिक्विड हीलियम, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एक अवस्था है, ठीक है दोस्तों, जहां पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, मतलब एब्सोल्यूट जीरो के हिसाब से, मतलब 273। जनरली ऐसा हमको नहीं मिलता है, ठीक है, इतना कम टेम्परेचर नहीं मिलता है, 50 70 -70 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे कितना है, -273। ठीक है, यही है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यही है हीलियम लिक्विड गैस जो बता रहे थे, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। अब हम बात करते हैं एटम की दोस्तों, एटम। तो अभी तक हमको ये पता चल गया कि मैटर किससे बना है, एटम से बना है। मैटर किससे बना है, एटम से बना है। अगर हम किसी भी चीज को जूम करें तो क्या मिलेगा हमको, सबसे क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। लेकिन एटम से पहले हमको क्या मिलता था, मॉलिक्यूल। उससे पहले क्या मिलता था, मॉलिक्यूल। तो एटम को हम क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ये जो एटम है, एटम को क्या बोलते हैं हम, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जैसे कि मान लो ये एक ब्रिक है, अगर हम ब्रिक ब्रिक जोड़े तो दीवार बन गया मेरा, मतलब ईंट ईंट को जोड़ दे तो क्या बनेगा, दीवार बन गया। सो ये एक ब्रिक क्या है, एटम। ठीक है, ये एटम, ये भी एटम है। अगर एटम एटम को जोड़े तो एक दीवार बन गया। सो मेरा पूरा दीवार क्या हो गया, ये मेरा पूरा दीवार क्या हो गया, मॉलिक्यूल। उसको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल। मान लो एक कमरे में तुम्हारा जो एक दीवार है, जिस कमरे में अभी तुम बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, इसमें देखो राइट साइड में एक दीवार है, लेफ्ट में एक दीवार होगा, सामने एक दीवार होगा, पीछे एक दीवार होगा। तो ये तुम्हारा क्या है, अगर चार दीवार मिल गया, चार दीवार मिलके क्या बन जाता है, एक कमरा बन जाता है, एक रूम बन जाता है, रूम। तो वैसे ही अगर एटम एटम मिलके क्या, जो सामने हमको मैटर दिख रहा है वो मैटर हमको दिखेगा। जो मैटर हमको सामने दिख रहा है, जैसे कि तुम्हारा फोन दिख रहा है, वो कैसा, मतलब कैसे बना होगा, एटम से। एटम एटम, अब मान लो ब्रिक ब्रिक में जोड़ते हैं ना, तो इसके बीच में हम क्या सीमेंट का यूज करते हैं, बालू का यूज करते हैं, क्यों, इन दोनों को पकड़ के रखने के लिए। सो दोस्तों इन दोनों के बीच में भी फोर्स होता है,
एक एटम दूसरे एटम के बीच में भी फोर्स होता है, वो उसको पकड़ के रखते हैं। एक दीवार दूसरे दीवार के बीच में भी फोर्स होता है, वो उसको पकड़ के रखते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, लेकिन पहले यहाँ समझो मैटर। मैटर क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब कोई भी चीज मैटर से ही बना है। ये अभी तक हमने सीखा है कि हर एक चीज किससे बना है? मैटर। मतलब मैटर किससे बना है? एटम से बना है दोस्तों, एटम से बना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी एटम, मतलब कोई भी मैटर हमको दिखता कैसे है? कोई भी मैटर हमको दिखता कैसे है? अब हम बात करते हैं कि कोई भी मैटर हमको दिखता कैसे है। मतलब कि मान लो कि कमरे में अभी तुम मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो दिख रहा कैसे दिख रहा है? मान लो कि कमरे में लाइट नहीं है, मतलब कमरे में अंधेरा हो, कहीं से कोई लाइट का सोर्स ना हो, सनलाइट भी ना आ रही हो, लाइट भी चली गई हो, बल्ब से भी लाइट ना जल रहा है, जल नहीं रही हो, तो क्या हमको कमरे में कुछ भी दिखेगा? मान लो इस कमरे में एक कैट है, एक कैट है कमरे में, तो क्या हमको ये कैट दिखेगा कमरे में? अगर लाइट नहीं है तो नहीं दिखेगा दोस्तों। क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट। तो हम देखते हैं कि हम देखते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, ये बैलून है और ये लाइट है कमरे में है, मतलब ये लाइट का सोर्स है बल्ब। अगर इस बल्ब से लाइट निकली, ये हमारा आंख है। हमको क्या घूर रही है? इधर 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 देखो, ये देखो, ये लाइट है, ये लाइट है, लाइट। अब यहां से लाइट निकली दोस्तों, और ये लाइट इस पे जाके गिरेगी। लाइट यहां से निकली और इस पे जाके गिरेगी, और वहां यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मतलब रिटर्न आएगी, वापस आएगी, टकरा के वापस आएगी हमारे आंखों तक, हमारे आंखों तक वापस आएगी। तो हमको ये बैलून दिखेगा दोस्तों। ऐसे ही हम किसी भी चीज को देखते हैं। जैसे ये देखो, अगर यहां से ढेर सारी लाइट निकलेगी, बीम बोल सकते हैं या बंडल ऑफ लाइट, ढेर सारी लाइट निकलेगी यहां से और टकरा के वापस आएगी। ठीक है दोस्तों, टकरा के वापस आएगी। सो हम किसी भी चीज को ऐसे ही देखते हैं। अगर हम एटम की बात करें, तो हम एटम को, ये तो क्वेश्चन अराइज होगा ना मन में कि यार फिर एटम क्यों नहीं दिखता है? एटम को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस बैलून को देखने के लिए, ये जो बैलून है, इस बैलून का साइज भी है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें लाइट के साइज का, मतलब ये जो लाइट निकल रही है, इसमें से लाइट की जो साइज है, लाइट की जो साइज है, और बैलून की साइज, इसमें से किसकी साइज बड़ी दिख रही है आपको? किसकी साइज बिग दिख रही है? बैलून की साइज बिग दिख रही है। अगर बैलून की साइज बिग है, तो लाइट इस पे टकराएगा और रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि लाइट की साइज छोटी है। अगर हम एटम की बात करें दोस्तों, एटम की बात करें, तो एटम जस्ट अ पॉइंट पार्टिकल। और इस पे अगर हम ये जो नॉर्मल विजिबल लाइट है जो बल्ब से निकल रही थी, अगर वो लाइट इस पे देना दोस्तों, तो वो सीधे क्रॉस कर जाएगी, इस पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि मान लो कि तुम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, ठीक है, और उसमें पानी भर दो, वाटर 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 भर दो, और इससे लाइट क्रॉस करो, मतलब इस पे लाइट जलाओ यहाँ से, मतलब कि टॉर्च से लाइट जलाओ, यहाँ पे लाइट क्रॉस हो जाएगी, लाइट पूरा क्रॉस हो जाएगी, और यहाँ पे हमको नहीं दिखेगी कुछ भी। अगर यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल है तो उसे रिफ्लेक्ट करेगी, डस्ट पार्टिकल जो है यहाँ से, उससे रिफ्लेक्ट करके हमको दिखेगा अच्छा डस्ट पार्टिकल है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो हमको नहीं दिखेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या फिनोमेना है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही अगर हम एटम की बात करें, तो एटम से अगर नॉर्मल लाइट हम देना दोस्तों, तो एटम नहीं दिखती, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, उससे नहीं टकराती है, क्रॉस हो, मतलब कि लाइट का यहाँ पे जो साइज है ना, वो बिग है एटम के साइज से। अगर हम नॉर्मल लाइट की साइज की बात करें, जो विजिबल लाइट है, उसका रेंज कितना होता है दोस्तों? 400 से 700, हम 400 से 800 नैनोमीटर लेते हैं रेंज, वेवलेंथ की बात करें तो। वेवलेंथ, नॉर्मल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, वो 400 से 800 नैनोमीटर होती है। और ये जो एटम है, एटम की जो साइज होती है ना दोस्तों, वो 0.2 नैनोमीटर होती है। एटम की जो साइज होती है वो 0.2 नैनोमीटर होती है अप्रोक्सीमेटली। तो क्या हम इस लाइट से देख सकते? नहीं देख सकते। सो एटम को हमको देखने के लिए इससे छोटी लाइट चाहिए, जो एटम से छोटी लाइट हो, जो एटम से छोटी लाइट हो, जो इससे रिफ्लेक्ट करे, वैसी लाइट की जरूरत पड़ती है एटम को देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने लिख रखा है, आगे बताएंगे क्या होता है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, हम गामा रेज, अल्फा रेज, इनका यूज करते हैं एटम को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है व्हाट इज इनसाइड द एटम। सो एटम के अंदर क्या क्या मिलता है? जब हम एटम को छोटी लाइट से देखते हैं, तो हमको क्या क्या दिखता है? अगर हम सब एटम को छोटी लाइट से देखें ना दोस्तों, तो सबसे पहले हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमको मिलता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम और आगे बढ़े ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बाद और आगे बढ़े ना, तो हमको मिलता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस।
पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात कर ले। ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस सेंटर में होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है। जैसे कि सोलर सिस्टम में सन कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, और अर्थ उसके बगल में होती है। और अर्थ क्या करती है, सन की परिक्रमा करती है, चारों ओर चक्कर लगाती है, और अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है ना, तब भी तो दिन रात होता है भाई। वैसे दिन रात नहीं होता ना। सो अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, वैसे ही एटम भी अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती है, उसको हम स्पिन बोलते हैं। ठीक है, ये पॉली हम बात करेंगे मैग्नेटिक स्पिन की, इसको हम स्पिन बोलते हैं। अपने एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन घूमती है, और न्यूक्लियस का भी चक्कर लगाती है 3D में। 3D में मतलब कि स्फेरिकल, मतलब कि 3D स्पेस में लगाती है, 3D स्पेस में। यहाँ पे 2D दिख रहा है लेकिन 3D में लगाती है चक्कर इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स, मतलब कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है ना, तभी तो ये इसके आसपास चक्कर लगा रही है ना, तभी तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आसपास में है ना, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है ना। मान लो जहां पे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं होता, वहां पे तुम जाके क्या करोगे, वहां पे तुम रह सकते स्टेबल हो, वहां पे नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है ना दोस्तों इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है ना, जो ये दोनों आपस में एक साथ है, मतलब आपस में ये रोटेट भी कर रहे हैं, एक्सिस पे भी मूव कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है। सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो वीक होता है दोस्तों, वीक इंटरेक्शन फोर्स है। मतलब ये जो फोर्स है वीक फोर्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी होता है। हम इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मान लो किसी चीज को रब करो, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गए, तो ये बहुत इजी है इलेक्ट्रॉन को निकालना। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज। बात करेंगे चार्ज के बारे में सेपरेट वीडियो में दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की, अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। अगर हम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अगर हम इलेक्ट्रॉन को जूम करें ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को अगर जूम करें तो क्या मिलेगा, हमको कुछ नहीं दिखता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स उसको बोलते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये बस पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉइंट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन बस पॉइंट पार्टिकल है, जस्ट अ पॉइंट। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जूम करके नहीं देख सकते कि इसके अंदर क्या क्या है, बस यहीं तक हमने अभी तक देख रखा है कि इलेक्ट्रॉन है। अब हम न्यूक्लियस की बात करें, अगर हम न्यूक्लियस को जूम करें ना दोस्तों, न्यूक्लियस को जूम करें ना दोस्तों, तो हमको क्या मिलता है, क्वार्क्स। ढेर सारे क्वार्क्स मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और क्वार्क्स भी क्या है, पॉइंट पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं बोलते, पॉइंट पार्टिकल है, जस्ट अ पॉइंट। तो ढेर सारे क्वार्क्स मिलते हैं अगर न्यूक्लियस को जूम करें तो। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पढ़ रखा है पहले से ही, शुरू से जो पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है हमको, प्रोटॉन मिलता है, और क्या मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है। तो दोस्तों ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, ये किससे बना है, क्वार्क से ही बना है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बना है, क्वार्क से। अगर हम न्यूक्लियस को जूम करें ना, तो हमको क्वार्क ही दिखेगा। पहले हम कहते थे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखता है, लेकिन क्या दिखेगा, मेनली हमको क्या दिखता है, क्वार्क्स दिखते हैं। अगर क्वार्क्स तीन के पेयर में हो, तीन के पेयर में हो, कुछ अलग से, तीन के पेयर, क्वार्क्स हमेशा सिंगल नहीं मिलते, क्वार्क्स हमेशा पेयर में या पेयर में होते हैं। मतलब क्वार्क्स हमेशा पेयर में होते हैं, या तीन मतलब तीन के साथ होते हैं, तीन के ग्रुप में होते हैं, या पांच के ग्रुप में होते हैं। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले ये समझो कि न्यूक्लियस जो बना किससे बना है, क्वार्क से बना है, और क्वार्क क्या है, पॉइंट पार्टिकल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वार्क के बारे में। तो क्वार्क को हमने 6 टाइप्स में बांट रखा है, कि क्वार्क 6 टाइप के हैं। जो पहला है वो अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, चार्म क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स एंड बॉटम क्वार्क्स। तो क्वार्क्स कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, क्वार्क्स होते हैं 6 टाइप के, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क्स, चार्म क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स एंड बॉटम क्वार्क्स। अप क्वार्क किसको बोलते हैं, बस दोस्तों सब पॉइंट मास ही है, मतलब सब पॉइंट पार्टिकल ही है, लेकिन दोनों जो डिफरेंस होता है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क में, वो डिफरेंस होता है चार्ज और मास का डिफरेंस होता है, चार्ज और मास का डिफरेंस होता है। इन दोनों के मतलब इन दोनों का जो चार्ज है ना वो अलग अलग होगा, और मास भी अलग अलग होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको हम कलर से भी मतलब कलर से भी समझ सकते हैं। ये साइंटिस्ट लोग कलर से इसको मेंशन करते हैं समझने के लिए, कलर से, अप क्वार्क का ये कलर, चार्म क्वार्क का। और ये जो दिख रहा है फर्स्ट जनरेशन, बात करेंगे जनरेशन के बारे में, लेकिन आगे बढ़ते हैं अभी हम क्वार्क के बारे में।
पहले क्वार्क को समझ लेते हैं। जैसे कि ये देखिए प्रोटॉन। अब हम समझते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन किससे बना है? क्वार्क से बना है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलता है हमको? न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है? क्वार्क मिलता है। अब देखते हैं कि प्रोटॉन किसको कहते हैं। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए एक चीज दिखाते हैं आपको। ये रहा, ये देखिए प्रोटॉन है। अब यहाँ पे देखिए ये जो U है ना, ये अप क्वार्क को हम U से डिनोट करते हैं। अभी बताया था ना हमने कि क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं? 6। तो अप क्वार्क को हम U से डिनोट करते हैं, डाउन क्वार्क को D से। तो वो जो प्रोटॉन जो हमको पता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल, सॉरी, प्रोटॉन जो है वो किससे बना है? 2 अप क्वार्क से बने हैं और एक डाउन क्वार्क। अगर न्यूक्लियस के अंदर ये जो पॉइंट पार्टिकल है अप क्वार्क अगर 2 हो, मतलब दोनों का चार्ज अलग अलग होता है, और दोनों का चार्ज अप क्वार्क का सेम होता है, लेकिन अप क्वार्क डाउन क्वार्क दोनों का चार्ज अलग अलग होता है, बाद में बात करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ मिले ना स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं दोस्तों। और न्यूट्रॉन किसको बोलते हैं? अगर दो डाउन क्वार्क मिले, अगर दो डाउन क्वार्क मिले और एक अप क्वार्क मिले, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब दो डाउन क्वार्क दो दिख रहा है हमको, और एक अप क्वार्क, दोनों अगर ग्रुप में दिखे दोस्तों, सिंगल नहीं, अगर दोनों ग्रुप में दिखे, मतलब एक साथ दिखे ऐसा कुछ, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन। आया समझ में कि प्रोटॉन किससे बना है? अगर हम कोई पूछे कि प्रोटॉन किससे बना है, तो प्रोटॉन बना है क्वार्क से बना है। तो दो अप क्वार्क से बना है और एक डाउन क्वार्क से। न्यूट्रॉन किससे बना है? दो डाउन क्वार्क से और एक अप क्वार्क से। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में। तो ये जो दो अप क्वार्क है, ये जो अप क्वार्क है और ये जो डाउन क्वार्क है, ये दोनों मतलब ग्रुप में है। तो ये दोनों ग्रुप में कैसे रह लेते हैं? इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है ना, तभी तो ये तभी तो ये एक दूसरे के साथ है ना, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है इन दोनों के बीच में। सो इन दोनों के बीच में जो मटेरियल ट्रांसफर होता है ना, जो फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है दोस्तों, ग्लूऑन्स। जैसे कि देखो, इनके बीच में भी कौन सा फोर्स लगता है? ग्लूऑन्स। इनके बीच में भी ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स, मतलब कि ग्लूऑन्स का काम क्या है कि एक क्वार्क और दूसरे क्वार्क को पकड़ के रखने का काम है। मतलब ये एक क्वार्क और दूसरे क्वार्क को पकड़ के रखता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। जनरली न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमको समझ में आ गया कि क्या है। अब हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने कैसे क्लासिफाई कर रखा है? अब ये पता है कि दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मिलते हैं हमको? एटम के अंदर क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है? प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो इनको हमने क्लासिफाई कर रखा है दो तरीके से। एक है लेप्टॉन, दूसरा हेड्रॉन्स। लेप्टॉन हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर फोर्स कैसा हो? वीक फोर्स हो, मतलब इंटरेक्शन फोर्स हो, कैसा हो? वीक हो। जिसके अंदर इंटरेक्शन फोर्स वीक हो, वीक, उसको हम क्या बोलते हैं? लेप्टॉन्स बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इंटरेक्शन फोर्स है वो कैसा है? वीक है। क्योंकि जैसे हम बात करें करंट की, तो करंट क्या होता है दोस्तों? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम इजिली फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोल दे कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन, फ्लो ऑफ क्वार्क, ये बहुत रेयर होता है। तो उसको क्वार्क को निकालना, मतलब प्रोटॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में हम बात करें तो। सो इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन्स के अंदर ही आते हैं। लेप्टॉन्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर कैसा फोर्स हो? वीक इंटरेक्शन फोर्स हो। अब हम बात कर लेते हैं हेड्रॉन्स की। हेड्रॉन्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर फोर्स, मतलब उसको बोलते हैं जिसमें फोर्स कैसा हो? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स हो, मतलब फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, उसको क्या बोलते हैं हम? हेड्रॉन्स। अब तुम बताओ कि एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है? क्वार्क के अंदर। तो हेड्रॉन्स मेनली किससे बने होते हैं? हेड्रॉन्स बने होते हैं क्वार्क से। क्वार्क से बने होते हैं हेड्रॉन्स। किससे बने होते हैं? क्वार्क से बने होते हैं। ठीक है, तो अगर हम हेड्रॉन्स की बात करें, तो हेड्रॉन्स को हमने दो तरीके में बांट रखा है। एक है मिजॉन और एक है बैरियन। एक क्या है? मिजॉन, और एक है बैरियन। अब ये तो पता है कि हेड्रॉन्स किससे बना है? क्वार्क से बना है। अगर दो क्वार्क हो ना, अगर दो क्वार्क एक साथ हो, दो क्वार्क एक साथ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? मिजॉन। अगर दो क्वार्क एक साथ हो तो क्या बोलेंगे? मिजॉन। अगर तीन क्वार्क एक साथ हो,
3 क्वार्क एक साथ हो तो उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों? बैरियन। अब तुम लोग ये बताओ कि 3 क्वार्क एक साथ हमको कहाँ दिखा था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में दिखा था ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क एक साथ दिखा था। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? बैरियन के अंदर आते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके अंदर आते हैं? बैरियन के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों। सो अभी तक हमने समझ लिया है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। अगर हम अभी आपसे पूछे कि मैटर किससे बना है, तो आप क्या बोलोगे? अगर हम आपसे पूछे कि मैटर किससे बना है, मैटर मैटर किससे बना है, अब इतना जानने के बाद मैटर किससे बना है, आप क्या बोलोगे? एटम से बना है? जी नहीं। मैटर किससे बना है? लेप्टॉन से बना है और क्वार्क से बना है। मैटर किससे बना है? लेप्टॉन से बना है और क्वार्क से बना है। ठीक है, अब आगे समझेंगे फर्मियंस क्या होता है। फर्मियंस, बोसोन, ये जस्ट स्पिन है, घूमने, वो जो जैसे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता था, वैसे ही वैसे ही प्रोटॉन भी घूमता है। मतलब एक प्रोटॉन में तो एक क्वार्क दूसरे क्वार्क के साथ घूमता है, स्पिन। सो इनके स्पिन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।